हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ DIB। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने MPPSC मेंस 2024 में सोशलॉजी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर दिया है अपने इस यूट्यूब चैनल से। और सोशलॉजी में हमने बेसिक कंसेप्ट्स स्टार्ट किए थे और उस बेसिक कंसेप्ट्स में हम कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। वी हैव जस्ट completed the topic of community, institution, एसोसिएशन और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में हमने वैल्यूज़ जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज का ये जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो आज के इस टॉपिक में नॉर्म्स के बारे में, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स हम ये समझ जाएं कि आखिर जो सोशल नॉर्म्स हैं या जो शब्द आता है नॉर्म्स, आखिर उसका मीनिंग क्या है। तो यदि आपको एक लाइन में इसका मीनिंग समझना है और आप इसको हमेशा के लिए याद रखना है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉर्म्स होते हैं ये दीज आर एक्सेप्टेड बिहेवियर्स, दीज आर एक्सेप्टेड बिहेवियर्स। अब देखिए, एक्सेप्टेड बिहेवियर्स, नॉट ओनली बिहेवियर्स बट एक्सेप्टेड बिहेवियर्स, यानी हमारे काम करने का तरीका ऐसा है जो एक्सेप्टेड है। अब एक्सेप्टेड जो है वो कौन कर रहा है, तो वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड है, यानी एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ अवर सोसाइटी। यानी कोई भी हम बिहेवियर करते हैं और उस बिहेवियर को सोसाइटी यदि बोलती है कि हाँ ये सही है तो वो सोशल नॉर्म्स की कैटेगरी में आता है। या इसका रिवर्स कर दें तो हम वही बिहेवियर करते हैं जो सोशल नॉर्म्स की कैटेगरी में होता है। तो यदि 3 मार्कर में आपसे लिखने को आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल नॉर्म्स, तो आप लिख सकते हैं नॉर्म्स आर सोशल रूल्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं विच डिफाइन करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो ये कौन से बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट बिहेवियर यानी हमारे काम करने का वो तरीका जो सही है, एंड एक्सेप्टेबल यानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है इन ए सोसाइटी और ए ग्रुप। वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, ग्रुप से मतलब वो रूरल सोसाइटी हो सकती है या वो अर्बन सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। विच पीपल आर एक्सेप्टेड टू कन्फर्म, जहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात को कन्फर्म करते हैं कि हाँ आप ये जो कर रहे हैं, ये जो आपका बिहेवियर है ये सही है। तो दैट एक लाइन में आपको क्या रखना है कि करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, दैट आर सोशल नॉर्म्स। या दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर सोशल नॉर्म्स, सो दैट सोशल नॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल मीन्स, मीन्स को हम मेथड्स भी बोल सकते हैं, एक्सेप्टेबल मीन्स और एक्सेप्टेबल मेथड्स फॉर अटेनमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़। यानी वो जो सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। जो आपका लास्ट टॉपिक था एक्चुअली सोशल वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स, ये जो दोनों टॉपिक हैं बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के पहले यदि आपने सोशल वैल्यूज़ टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सोशल वैल्यूज़ वाला जो लेक्चर है इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर है उसे आप देख लीजिए। और सोशल वैल्यूज़ क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और दीज ऑब्जेक्टिव्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज ए काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। और ऑनेस्टी क्या है, एक सोशल वैल्यू है और उस सोशल वैल्यू के जो मीन्स होते हैं, तो सोशल वैल्यू को अटेन करने के जो मीन्स होते हैं दैट मीन्स आर नोन एज द सोशल नॉर्म्स। इसको एक हम डिफाइन थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। कई सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे कि यदि ये बोला जाए कि सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ में कई सारी वैल्यूज़ होती हैं और एक वैल्यू है उसमें
रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करना। और ये एक बहुत कॉमन सोशल वैल्यू है जो आपको सभी सोसाइटी में मिलेगी। अब देखिए, इस सोशल वैल्यू को अटेन करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप चरण स्पर्श करके, शब्द क्या आ जाता है, टचिंग फीट, यानी कि चरण स्पर्श कर सकते हैं। आप नमस्ते भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं अपने कॉलेज स्कूल में, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा एडवांस जो मेथड्स होते हैं वो क्या है, हेलो हाय बोलना। अब देखिए दीज आर द मेथड्स और वी कैन से दीज आर द मीन्स। अब ये तो केवल मेथड्स हैं, बिहेवियर के मेथड्स हैं, लेकिन अब बात किसकी आती है, बात ये आ जाती है कि एक्सेप्टेबल मेथड्स या एक्सेप्टेबल मीन्स क्या क्या हैं। तो देखिए, जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मीन क्या है कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका हम पैर छू करके रिस्पेक्ट देते हैं उनको। रूरल सोसाइटी में हालांकि नमस्ते करने से भी काम चल जाता है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा निकट के लोग हैं तो उनके पैर छूना ज़रूरी है। और यदि आपके ऐसे लोग जो आपके पड़ोस में ही रहते हैं या उस गांव के बहुत सम्मानित लोग हैं, ऑनरेबल पर्सन्स हैं, तो उनके तो पैर छूना ही पड़ जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में, यानी जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में नमस्ते से ही काम चल जाएगा। अब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये नॉर्मली जो एजुकेशन सिस्टम होता है, एजुकेशनल यानी कि जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक बहुत कहना चाहिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। एटलीस्ट ये तो करना ही है आपको। हाँ, कई सारे जो गांव के स्कूल होते हैं वहाँ पर अपने टीचर्स के पैर भी छूते हैं, वो अच्छा माना जाता है। शहरी क्षेत्रों में यदि हम बात करेंगे, बड़े बड़े शहरों में, तो आजकल चरण स्पर्श का सिस्टम टीचर्स का लगभग समाप्ति हो चुका है। लेकिन गांव में कोई आपको बुजुर्ग दिख रहा है, आप उससे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग यदि बोल देते हैं तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो गांव की कैटेगरी में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना किसी भी बुजुर्ग को, दैट इज़ नॉट अंडर सोशल नॉर्म्स, वो सोशल नॉर्म्स की कैटेगरी में नहीं आता। आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल करके गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। हेलो हाई की यदि हम बात करते हैं तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप है, यूएस, अमेरिका में, वहाँ पर हेलो करके ही बात की जाती है। हाय भी एक रिस्पेक्टेबल तरीका है, लेकिन इन सब का मेथड का यूज़ तो हम हमारे जो इंडिया में अर्बन एरियाज है वहाँ पर भी नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या हो जाते हैं, दीज आर एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। और ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स अलग अलग जगह अलग अलग रहेंगे। एक जगह का नॉर्म दूसरी जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। इट इज़ वेरी सिंपल कि गांव में यदि आप किसी विवाह समारोह में पहुंच रहे हैं और यदि वहां पर पंगत है, तो पंगत में सभी लोगों को नीचे बैठ कर के खाना खाना है, सभी लोग एक साथ बैठ के खाएंगे और एक ही साथ उठेंगे, बीच में कोई नहीं उठ सकता। यदि बीच में कोई उठ करके चला गया तो वो सोशल नॉर्म का वायलेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशंस। जो सोशल नॉर्म्स हैं उनकी आखिर डेफिनेशंस क्या क्या हैं। तो जो सोशल नॉर्म की डेफिनेशन में आपका रॉबर्ट बी स्टीड, इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलते हैं। नॉर्म इज ए रूल। तो ये क्या बता रहे हैं, नॉर्म क्या है, एक रूल है। और स्टैंडर्ड, तो देखिए स्टैंडर्ड जो शब्द आता है, स्टैंडर्ड शब्द का मतलब होता है कि एक वैल्यूएशन करने का एक तरीका, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए। ये रूल है या स्टैंडर्ड है, कैसा है, दैट गवर्न्स आवर कंडक्ट, यानी हम जो भी बिहेवियर करते हैं, कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, हम जो भी बिहेवियर करते हैं उसको गवर्न करता है। गवर्न करने से मतलब उसको बताता है। इन द सोशल सिचुएशंस इन विच वी पार्टिसिपेट, यानी
कोई भी सोशल सिचुएशन जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ये जो नॉर्म है ये गवर्न करता है, हमको बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सोशल सिचुएशन जैसे कि अभी मैंने ये आपको बताया कि गांव में यदि आप पंगत में जाते हैं तो इट इज़ ए काइंड ऑफ सोशल सिचुएशन, कि वो एक स्पेशल सिचुएशन है और उसमें आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट, एच.एन. जॉनसन ये क्या लिखते हैं? A norm is an abstract pattern। देखिए एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट से मतलब क्या है? जो आपको नहीं दिखाई देता है। इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ रूल, इट इज अ काइंड ऑफ पैटर्न। तो एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है हेल्ड इन द माइंड, यानी जो हमारे दिमाग में है, दैट सेट्स सर्टेन लिमिट्स फॉर बिहेवियर, यानी कि वो हमारे बिहेवियर की लिमिट को तय कर देता है। ये जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमें मालूम है कि यदि हम गांव में रहते हैं तो गांव में यदि कोई बुजुर्ग आएगा तो हमको उसे हेलो हाय नहीं बोलना है। तो दैट इज़ द लिमिट। हमको पता है कि क्या करना है, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं करना है। तो दैट दीज आर द डेफिनेशंस। डेफिनेशन आप वो याद करिए जो आपको इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? चलिए, नॉर्म्स गेन सोशल एक्सेप्टेंस। पहली बात ये आ जाती है कि नॉर्म तभी बनेगा जब उसका सोशल एक्सेप्टेंस होगा। एग्जाम्पल क्या है? आप कभी भी कुछ भी लिखेंगे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बार बार बताता हूँ सोशोलॉजी में, कि आप एग्जाम्पल के थ्रू ही चलेंगे। जैसे वेज टू कंडक्ट इन द फैमिली, यानी हमारे फैमिली में जो हमारा कंडक्ट है, यानी हमारा जो बिहेवियर है वो क्या है? सोशल एक्सेप्टेंस वाला होता है। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है? वो हमसे जो बोलेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, हम मना नहीं कर सकते। ये सोशल नॉर्म की कैटेगरी में नहीं आता। यदि आप बाहर जा कर के अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी से भी ये बोलते हैं कि मेरे माता पिता तो मुझसे जो भी बोलते हैं मैं तो वो करता ही नहीं हूँ, तो इट इज़ अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, द डेवलप ऑटोमेटिकली विद टाइम। तो देखिए सोशल नॉर्म्स अपने आप डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है कि सैनिटाइजेशन, स्वच्छता और इम्यूनिटी, इसको लेकर के कई सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की थी। तो धीरे धीरे अब क्या हो चुके हैं? दे बिकेम द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, एक बार में नहीं आ जाता है। और कोई भी सोशल नॉर्म होता है उसको डेवलप होने में हजारों साल का समय लग जाता है। दीज आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, यानी ये किसने बनाए हैं? ये सोसाइटी ने ही बनाए हैं, कोई अलग से तो आके बना नहीं रहा। सोसाइटी जब बोल देती है कि हाँ दैट इज एक्सेप्टेड बिहेवियर तो वो हो जाता है। एंड नॉट बाय द इंडिविजुअल। तो बाय द इंडिविजुअल मतलब कि कोई एक पर्सन किसी एक रूल को नहीं बना सकता है और ना ही उसे कोई मानने को तैयार होगा। हाँ, सोसाइटी जो नॉर्म बनाती है, फॉर एग्जांपल कास्ट, इंडिया में क्या है? कास्ट सिस्टम है और कास्ट को लेकर के कई सारे नॉर्म्स बने हुए हैं। तो वो जो नॉर्म्स हैं वो किसी एक पर्सन ने नहीं बनाए हैं, किसने बनाए हैं? सोसाइटी से ही बने हुए हैं और इसलिए सबके ऊपर प्रेशर होता है कि सब उसको एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट, दीज आर बोथ फॉर्मल। नॉर्म्स कहते होते हैं फॉर्मल। व्हेन वी से फॉर्मल इट मींस इट इज इन रिटन फॉर्मेट, यानी कि लिखे हुए हैं। तो जो नॉर्म्स होते हैं वो दोनों कैटेगरी में होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं। जब ये फॉर्मल होते हैं देन वी से फॉर्मल, देन इट मींस द लॉ सिस्टम। जो लॉ है, फॉर एग्जांपल आईपीसी और जो सीआरपीसी है, इसमें जो लिखा हुआ है दैट आर रिटन फॉर्मेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, तो वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कैसे होते हैं ये? इनफॉर्मल भी होते हैं, यानी कि रिटन फॉर्मेट में नहीं होते हैं। यानी कि कास्ट के जो नॉर्म्स हैं, यहाँ पर एग्जांपल क्या आ जाता है? कास्ट के जो नॉर्म्स हैं, यानी हमारी जाति या रिलीजन के जो नॉर्म्स हैं, वो रिटन फॉर्मेट में नहीं होते हैं। कैसे होते हैं?
ओरल होता है। नेक्स्ट, दीज आर रिलेटिवली परमानेंट। रिलेटिवली परमानेंट से मतलब इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे। देखिए, जब रिलेटिव वर्ड आ जाता है तो रिलेटिव से मतलब क्या होता है कि बाकी के कंपैरिजन में ये कैसे होते हैं कि परमानेंट होते हैं और इतनी जल्दी चेंज इसमें नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल, द रूल प्रोहिबिटिंग इंटरकास्ट मैरिज। अब देखिए, कास्ट सिस्टम में क्या है, आपको एक ही कास्ट में यानी अपनी ही कास्ट में मैरिज करनी है। कास्ट कैसी होती है, मैरिज एंडोगेमी होती है, उसमें कास्ट में मैरिज एंडोगेमी होती है। आप अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते। सपोज आप किसी एक कास्ट के हैं, सपोज कास्ट है आपकी ए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ही कास्ट में मैरिज करें। सपोज दूसरी कास्ट है बी, इनके लिए भी ज़रूरी है कि ये अपनी ही कास्ट में मैरिज करें। यदि ये इसमें मैरिज कर लेता है या ये इसमें मैरिज कर लेता है तो ये इंटरकास्ट मैरिज कहलाई जाएगी। और ये रूल कास्ट की जो रूल्स हैं उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात ये आती है कि ये लॉ बन चुका है, नो डाउट इट इज़ अ लॉ। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में, उसमें इंटरकास्ट मैरिज दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लॉ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सोसाइटी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट रूल है। इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है कास्ट के रूल्स में। और वो इनफॉर्मल रूल है सोसाइटी का, वो इतना परमानेंट है कि 1955 से 2024 आ चुका है, लगभग 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इंटरकास्ट मैरिज जब भी होती है तो आपको मालूम है लड़ाई झगड़े हंगामा होता है, मर्डर तक हो जाते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग दिस। यानी यदि आप सोशल नॉर्म्स, वो जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, पनिशमेंट आपको मिलने वाला है। जैसे यहीं का एग्जांपल ले लीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज यदि कर लेते हैं तो पनिशमेंट आपको मिलेगा। जैसे हरियाणा में यदि हम बात करें तो जो हरियाणा में सपोज कि कोई भी, हरियाणा में यदि हम बात करें तो हरियाणा में जो विलेज होता है, विलेज और ये एक दूसरा विलेज है, तो इस विलेज में रहने वाले जो लोग हैं वो एक ही गोत्र के माने जाते हैं। ठीक है ना, गोत्र बोलते हैं या क्लान बोलते हैं आप उसको, ये एक ही गोत्र के माने जाते हैं। सो दैट हरियाणा में विलेज एंडोगेमी यानी अपने ही गांव में शादी कर लेना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और वो एक ही गोत्र के हैं तो आपस में भाई बहन माने जाते हैं। कई सारी जगह तो ये भी रूल है कि यदि ये दूसरा विलेज है और इसकी बाउंड्री इस वाले विलेज से टच हो रही है तो ये दोनों भी आपस में शादी नहीं करेंगे। और ये तीसरे नंबर का यदि विलेज है तो पहले वाले की मैरिज इसमें हो जाएगी और इसकी मैरिज ना तो इसमें हो पाएगी ना ही इसमें हो पाएगी। तो अब हालांकि ये रूल इतने ज़्यादा तो नहीं है अभी, लेकिन अपने ही विलेज में मैरिज कर लेना ये हरियाणा में आज भी प्रोहिबिटेड है। और यदि किसी ने ये रूल तोड़ दिया तो उसको लेकर के पनिशमेंट भी मिलता है। और कई बार ये जो पनिशमेंट होता है ये पनिशमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है कई बार। अब ये कैपिटल पनिशमेंट कौन देता है, तो कैपिटल पनिशमेंट लॉ नहीं देता है। और कैपिटल पनिशमेंट वहाँ की जो आपने नाम सुना होगा, खाप पंचायत, खाप पंचायत देती है। और ये जो कैपिटल पनिशमेंट है इसको बोलते हैं ऑनर किनल, ऑनर किलिंग। ये बहुत जाना माना वर्ड है ऑनर किलिंग, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के जो लड़के और लड़की उन्हीं के फैमिली मेंबर्स अपने ही बच्चों को मार देते हैं या परमिशन दे देते हैं कि ठीक है अब हम इनका मुंह देखना नहीं देख चाहते हैं। तो दैट दिस इज इंटरकास्ट, मतलब कहना चाहिए दिस इज ऑनर किलिंग। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पनिशमेंट सिस्टम है इसमें कि सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको नहीं तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इतना तगड़ा पनिशमेंट मिलता है,
पनिशमेंट बहुत छोटा भी हो सकता है कि जो पंचायत है वो छोटा मोटा जुर्माना लगा दिया आपके ऊपर, थोड़ा सा बड़े पनिशमेंट में गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, या जैसा ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट है तो वो मैंने आपको बताया इससे भी ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट भी मिल जाता है कई बार। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, दीज आर पार्ट ऑफ कल्चर। तो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी कल्चर के पार्ट होते हैं। अलग अलग कल्चर में अलग अलग एक्सेप्टेबल बिहेवियर होते हैं, इसलिए अलग अलग नॉर्म्स मिलेंगे आपको। जैसे वेलिंग, वेलिंग से मतलब ये हो जाता है कि जो पर्दा सिस्टम होता है यानी कि घूंघट निकालना, तो वेलिंग बाय विमेन इन रूरल सोसाइटी, तो जो गांव की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, पर्दा निकालती हैं, तो ये गांव में ही चलता है, ये और कहीं आपको शहरी क्षेत्रों में आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। या जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप में, यूएस में, तो वहाँ महिलाएं भी शराब पीती हैं पुरुषों के साथ में, और शराब पीना वहाँ बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज मॉरलिटी एसोसिएटेड विद देम, यानी एक्चुअली क्या होता है, सोशल नॉर्म्स के साथ में वहाँ की जो कल्चर होती है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ कल्चर, तो वो जो कल्चर है वहाँ का, उस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना क्या माना जाता है, मॉरलिटी माना जाता है। जैसे क्या है, कास्ट की यदि हम बात करें तो कास्ट में भी कास्ट कल्चर होता है, कास्ट के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है, सो दैट वहाँ पर इंटर कास्ट मैरिज कर लेना क्या माना जाता है, इमोरल मान लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर मॉरलिटी यानी कि यदि हम ये भी बात करें कि चलिए गांव में किसी ने या शहर में किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, तो शहर गांव जैसा तो होता नहीं कि गांव में कोई पंचायत है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट दे देगी, शहर में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लॉ सिस्टम बहुत तगड़ा है यहाँ पे, तो कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, क्रिटिसाइज जरूर किया जाएगा वहाँ पर, और मॉरलिटी में नहीं माना जाएगा। ये जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न सोसाइटी में महिलाएं सड़क पर भी सिगरेट पीती हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ नॉर्म्स के अगेंस्ट में नहीं है वो। लेकिन इंडिया में यदि कोई महिला है और वो सड़क पर सिगरेट पीती है तो वो क्या है, लॉ के अगेंस्ट में तो खैर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, मॉरलिटी के अगेंस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट, बाय फॉलोइंग द नॉर्म्स, यदि आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी, यानी क्या है, यदि नॉर्म्स को फॉलो करते रहेंगे तो सोसाइटी में क्या रहेगा, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रहेगा। वो कोई भी सोसाइटी हो सकती है, जैसे रूरल सोसाइटी जो होती है, रूरल सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी के होते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न के होते हैं, पुराने तरीके के होते हैं। लेकिन रूरल सोसाइटी में आप यदि रहते हैं तो आपको वो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना ज़रूरी है, और यदि आपने उसको फॉलो नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि उसे फॉलो करेंगे तो क्या है, सोशल ऑर्डर, सोसाइटी में क्या है, प्रॉपर ऑर्डर, ऑर्डर से मतलब क्या हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट, व्हेन बिहेवियर गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स, यानी यदि आपका बिहेवियर नॉर्म्स के अगेंस्ट में चला गया, देन द सिस्टम ऑफ सोसाइटी गेट्स डिसरप्टेड, तो जो सोसाइटी का सिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाएगा, यानी आप सोसाइटी का जो सिस्टम चल रहा था आपने उसको तोड़ दिया। दीज बिहेवियर्स आर कॉल्ड डेविएशंस, ये कंसेप्ट है डेविएशन, डेविएटिव बिहेवियर, यानी डेविएटिव बिहेवियर से मतलब होता है कि यदि सोसाइटी में कोई बिहेवियर इस तरीके का चल रहा है और आपने क्या किया, इस बिहेवियर से हट करके कोई दूसरा बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो दोनों बिहेवियर हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है और क्या माने जाएंगे, डेविएशंस माने जाएंगे। जैसे इंडिया में एक बिहेवियर है, सोशल नॉर्म्स है मैरिज को लेकर के, हमारे यहाँ मैरिज क्या है, सभी को मैरिज करना जरूरी है, एक सोशल नॉर्म बना हुआ है, हालांकि ये कोई रूल नहीं है, मतलब रिटर्न में लॉ नहीं है, लेकिन सबको मैरिज करना ही है। अब सपोज कोई मेल है, पुरुष है,
उसने बोला मैं शादी नहीं करूँगा, तो दैट इज़ द डेविएशन। ठीक है, ये डेविएशन की कैटेगरी में आ जाएगा। महिला ने बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं तो ऐसे रहूँगी, तो ये और ज़्यादा बड़ा डेविएशन उसमें सम्मिलित हो जाएगा। यानी ये जो तरीके हैं कि लोग बोलेंगे हम तो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? डिसरप्टेड। यानी क्या कर रहे हैं आप? सोसाइटी का जो रूल है, सोसाइटी का जो सिस्टम है, उसे तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, नॉर्म्स कंट्रोल अ पर्सन्स बिहेवियर। यानी कि जो नॉर्म्स होते हैं वो हमारे जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कास्ट को लेकर के जो रूल्स बने हुए हैं, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट फिल्म रहती है कि भाई हम कास्ट के रूल्स को फॉलो, मतलब कहना चाहिए कि उसको तोड़ नहीं सकते हैं। और जब भी यदि कभी ऐसा ऑफर आता है इंटरकास्ट मैरिज करने का, तो आपको अच्छे से मालूम है कि भले ही आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, यूपीएससी सिलेक्ट हो जाए, लेकिन जब मैरिज की बात आएगी तो आपको अपनी कास्ट में प्राथमिकता देनी पड़ जाएगी। और आप भले चाहे एसडीएम बन जाए, चाहे कलेक्टर बन जाए, लेकिन उसके बाद भी यदि आप अपनी फैमिली में ये बोल देते हैं कि मैं तो इंटरकास्ट मैरिज करूंगा या कुछ भी, तो आपको अच्छे से पता है कि आप ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि नॉर्म्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं हमारे बिहेवियर को। नेक्स्ट, नॉर्म्स आर फॉलोड ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो नॉर्म्स को जो हम फॉलो करते हैं वो एक्चुअली कैसे करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर होता है। किसका एक्सटर्नल प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर किसका है? एक्चुअली ये सोसाइटी का ही प्रेशर है। ये सोसाइटी का प्रेशर है हमारे ऊपर कि आप जो काम करेंगे, सोसाइटी ने जो रूल बना दिया है उसके हिसाब से ही काम करेंगे, मन मर्जी से काम नहीं करेंगे। तो हमारी शुरुआत जो होती है वो उसी से ही होती है, एक्सटर्नल प्रेशर से। एंड बाय डूइंग सो, और हम इस एक्सटर्नल प्रेशर से क्या करते हैं? उसको फॉलो करते 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 क्या जानते हैं? दे बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसकी आदत पड़ जाती है और वो हमारे बिहेवियर का एक पार्ट बन जाते हैं। लेकिन शुरुआत किससे होती है? वो एक्सटर्नल प्रेशर से होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप सभी लोगों के जिनकी भी मैरिज नहीं हुई है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है। क्या एक्सटर्नल प्रेशर है? कि आप भले ही चाहे कि सिलेक्ट हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। दैट इज एन एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट, बोथ वैल्यूज एंड मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब नॉर्म्स से है। बोथ वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस। यानी टाइम और प्लेस से रिलेटिव होते हैं। इसका मतलब ये कि टाइम चेंज हो जाता है तो नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, और प्लेस चेंज हो जाता है तो भी नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप। अब देखिए, लिव इन आप सब लोगों को अच्छे से मालूम है, लिव इन रिलेशनशिप बिना शादी किए साथ में रहना। तो देखिए वेस्टर्न कंट्री में तो क्या है, कोई समस्या नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? इज नॉट ए वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। लिव इन रिलेशनशिप नॉर्म्स का वायलेशन वहाँ पर नहीं है। कहाँ नहीं है? आप यूरोप में जाइए, यूएस में जाइए, कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है? इन इंडियन सोसाइटी डूइंग सो इज ए वायलेशन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता है कि लिव इन रिलेशन में आप रहने लगें। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन सोशल नॉर्म्स से एक्सेप्टेड नहीं है। उनकी फैमिली वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही आसपास की सोसाइटी मेंबर्स एक्सेप्टेड करेंगे। और इंडिया का जो लॉ है, लॉ ने केवल और केवल जो लिव इन रिलेशन है उसको लेकर के बना दिया है कि यदि आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं और यदि आपके बच्चे हो गए तो आपके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा और सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी आपको अपने बच्चों की जो परवरिश है बिल्कुल वैसी ही करनी पड़ जाएगी जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से भी उनको हिस्सा देना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। नेक्स्ट, रॉबर्ट बियरस्टेट क्या बोलते हैं? विदाउट नॉर्म्स ऑर्डर इन सोसाइटी वुड बी इम्पॉसिबल। तो रॉबर्ट बियरस्टेट वही कह रहे हैं जो भी हमने पढ़ा
कि सोसाइटी में जो ऑर्डर है वो नहीं हो पाएगा, एंड सोसाइटी वुड सीज टू बी एन ऑर्डर, और सोसाइटी में ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली क्या है, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते रहिए, यही हमारे हित में है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेन पॉइंट्स आते हैं उनको आप याद करते रहिए, बाकी एग्जाम्पल आप अपने तरीके से दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात करें हम नॉर्मन स्टोरर। तो जो नॉर्मन स्टोरर हैं इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। नॉर्मन स्टोरर सोशोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, फोकस ऑन सोसाइटी। और इस बुक में इन्होंने क्या किया है, 4 तरीके से क्लासिफाइड किया है सोशल नॉर्म्स को। नंबर 1, प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स। प्रेस्क्राइब्ड से मतलब क्या है कि जिसको फॉलो करना जरूरी है, माना जाता है, एक एक्सेप्ट कहना चाहिए कि एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है कि ये करना चाहिए। जैसे पेरेंट शुड टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, यानी सोसाइटी ये एक प्रेस्क्राइब नॉर्म्स रखती है कि माता पिता को अपने बच्चों का लुक आफ्टर करना है, उनकी परवरिश करना है, इसमें कहीं डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, प्रेफर्ड नॉर्म्स। देखिए, प्रेफर्ड नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि आप यदि कोई एक काम कर रहे हैं, कोई एक बिहेवियर है, बिहेवियर नंबर 1, उसकी जगह यदि आप बिहेवियर नंबर 2 करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेफर्ड का मतलब ही वही होता है कि इसकी जगह ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, दैट इज प्रेफर्ड। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एवरी मदर शुड ड्रेस हर चिल्ड्रन इन क्लीन क्लोथ्स एवरी डे। तो ये प्रेफर्ड है कि क्लीन क्लोथ्स पहनाइए। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि वो गंदे ही कपड़े, एक कपड़े को 2 या 3 दिन लगातार भी पहन ले, लेकिन फिर भी दैट इज प्रेफर्ड के क्लीन जो है कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनाए। नेक्स्ट, परमिटेड। परमिटेड से मतलब क्या हो जाता है कि ये जब कभी इनकी परमिशन मिल जाती है, ऐसे नॉर्म्स वैसे सोसाइटी में वो परमिटेड नहीं है, जब कभी परमिटेड हो जाते हैं, लेकिन रोज रोज परमिटेड नहीं हो सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन इन द फैमिली समटाइम्स टू गो वॉच मूवीज लेट नाइट, यानी जब कभी बच्चे यदि बोल देते हैं अपने घर में कि आज हमें फिल्म देखने जाना है रात को, या पार्टी है देर रात हो जाएगी, तो वो एक आध बार ही एक्सेप्टेड हो सकता है, और रोज रोज ये एक्सेप्टेड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, प्रेस्क्राइब नॉर्म्स। प्रेस्क्राइब से मतलब क्या हो जाता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है कि ये आपको नहीं करना है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, डो नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले विद द गन्स, कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को, गन से मतलब यहाँ पर दिवाली की बंदूक से नहीं है, ओरिजिनल गन से होता है कि यदि आपके घर में ओरिजिनल गन है तो आप उसको उससे ना खेलने दें, या आग से उसको नहीं खेलने दें, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट, रॉबर्ट बी स्ट्रीट का क्या क्लासिफिकेशन है, फोकवेज यानी जनरीतियां, यानी कि ग्रुप बिहेवियर। फोकवेज का मतलब होता है ग्रुप बिहेवियर। नेक्स्ट, मोरस। ग्रुप बिहेवियर जब पब्लिक वेलफेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो मोरस। और लॉ, यानी कि जो रिटर्न फॉर्मेट है आईपीसी सीआरपीसी, वो लॉ कहलाएगा। तो रॉबर्ट बी स्ट्रीट 3 तरीके से क्लासिफाइड कर देते हैं, फोकवेज, मोरस एंड लॉ। नेक्स्ट, किंग्सले डेविस का क्लासिफिकेशन, ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन है, और इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो ह्यूमन सोसाइटी इनकी बुक का नाम है। किंग्सले डेविस की जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, बहुत फेमस बुक है, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में ये क्या कर देते हैं, ये सोशल नॉर्म्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। 7 तरीके का क्लासिफिकेशन है, क्या है, फोकवेज, मोरस, लॉ, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, कस्टम एंड मोरालिटी, कन्वेंशन एंड एटिकेट्स, और सबसे लास्ट में फैशन एंड फेड। ये डिटेल में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ये आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये पीएससी में आपसे पूछने में आ सकता है, फैशन एंड फेड के बारे में, कन्वेंशन के बारे में, कस्टम एक, और इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट ये सब अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो दैट यहाँ पर यदि आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लेते हैं
तो ये 3 मार्कर में भी बन जाता है आपका, इसके अलावा शॉर्ट नोट में भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये जो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा, किसका क्लासिफिकेशन, ये किंग्सले डेविस का क्लासिफिकेशन, इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी वो जो सातों चीज़ दी गई हैं, कस्टम, मोरस, ठीक है ना, लॉ, इंस्टीट्यूशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर 9826508385 पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करते रहें। टिल देन ऑल द बेस्ट।